हम्म, हम्म, बंद कर देंगे इसको, आवाज बंद कर देंगे ना। अगर आप कुछ नहीं बोले तो हेलो मुरली कृष्ण बंटू जी, क्या आप मेरे को सुन पा रहे? हेलो मुरली कृष्ण बंटू जी, क्या आप मेरे को सुन पा रहे? हेलो मुरली कृष्ण जी। हेलो मुरली कृष्ण जी, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको छोड़ के बाकी सबको म्यूट कर देता हूँ। ओके सर। अभी जो मैं हेलो, हाँ अभी आपको छोड़ के बाकी सब म्यूटेड है। अभी मेरा ऑडियो आ रहा है सर? बिल्कुल, ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन है। ओके ओके, आई एम बिगिनिंग द क्लास। ओके प्लीज। ओके सर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो। कल हम लोग इस पाठ्यांश में हम लोग पढ़े थे हेलो, कल हमारा पढ़ाई हुई थी कंपोनेंट डिजाइन के बारे में। कंपोनेंट डिजाइन माने हम लोग वर्क जॉब का ड्राइंग बनाए थे और वहां पर हम लोग डायमेंशंस किस प्रकार से जांच करना, ये हम लोग पहचान किए थे। आज के पाठ्यांश के अनुसार आज हम लोग ये करना पड़ता है वर्क ऑफ सेटिंग एंड टूल ऑफ सेटिंग। तो मैं इससे पहले पाठ्यांश में आप लोगों को वर्क ऑफ सेटिंग के बारे में मैं समझा दिया, ठीक है। लेकिन टूल ऑफ सेटिंग के बारे में थोड़ा सा बचा था। अभी मैं आप लोगों को टूल ऑफ सेटिंग के बारे में बता के फिर आज हम प्रोग्राम लिखेंगे। मैंने कल तो हम लोग डायमेंशन जांच किया है, आज एक 10 मिनट के लिए हम लोग टूल ऑफ सेटिंग करेंगे, बाद में हम प्रोग्राम लिखने के लिए जाएंगे। तो इससे पहले पाठ्यांश में मैंने तुम लोगों को एक बार पुनर्विचार के लिए मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। इससे पहले हम लोग देखिए वर्क ऑफ सेटिंग किया है। वर्क ऑफ सेटिंग माने क्या होता है सीएनसी एरिया में, तो हम कटिंग टूल को लोड करने के बाद जहां पर हमारा कटिंग टूल जेड एक्सिस में लेंथ के ओर आके जॉब के फेस पे बैठेंगे, उस दूरी को हम लोग पहचानते हैं। तो इससे पहले इसका विस्तार पूर्वक से हम लोग पढ़ाई किया है, एक थोड़ा सा पुनर्विचार के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे हम लोग 2 दिन पहले इसका बारे में पूरा विस्तार पूर्वक से पढ़ाई किए थे। यहाँ पर देखिए हमारा कटिंग टूल जॉब का फेस में आके बैठ गए जेड एक्सिस में, माने कैरेज के जैसा सीएनसी में। तो यहाँ पर तो हमें पता है हमारा मशीन का स्पेसिफिकेशन के अनुसार हमारा मशीन का मैक्सिमम लेंथ है 400 mm। तो इस 400 mm दूरी के अंदर हमारा कटिंग टूल 245 के पास हमारा जॉब का फेस में टच होके बैठ गई। तो इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं वर्क ऑफसेट वैल्यू। दिस वैल्यू ऑफ जेड एक्सिस इज कॉल्ड एज ए वर्क ऑफसेट वैल्यू। तो इसे हम लोग कहते हैं वर्क ऑफसेट वैल्यू। वर्क ऑफसेट माने हमारा वर्कपीस के ऊपर काम कहाँ से शुरू हो रहे हैं जेड एक्सिस के लिए। तो यहाँ पर हमारा 245 के जगह में से काम शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको वर्क स्टार्टिंग पॉइंट वैल्यू और वर्क बिगनिंग पॉइंट या वर्क ऑफसेट वैल्यू या वर्क जीरो भी कहते हैं। ओके, इसका आप लोगों को विस्तार पूर्वक से मैंने समझाया दिया था। और अभी इसके साथ में हमारे पास बचा है, तो इसका मतलब क्या है, अभी जब हम लोग वर्क ऑफ सेट किया है तो यहाँ पर हम लोगों को हमारा कटिंग टूल जेड एक्सिस में कहाँ पर बैठ गई वो हमें पता लग गई थी। तो अभी हम देखेंगे उसी प्रकार से हमारा कटिंग टूल एक्स की दिशा में, ओके, एक्स की दिशा में माने डायमीटर के ओर। तो डायमीटर के ओर कहां पर टूल बैठेगा तो ये हम देखना है। यहां पर देखिए टूल ऑफ सेटिंग, फाइंडिंग आउट ऑफ टूल लेंथ वैल्यू आफ्टर लोडिंग द कटिंग टूल एंड वर्कपीस ऑन द मशीन। जैसा हम लोग कन्वेंशनल एरिया में भी क्या करते हैं, पहले वर्कपीस को हम लोग ट्रू कर लेते हैं, ओके, और उसके बाद कटिंग टूल को टूल पोस्ट में सेटिंग करने के लिए कोशिश करते हैं।
कभी कभी हम लोग कोई पैकिंग पीस कर रख के करेक्ट सेंटर राइट में टूल को लाते हैं। ओके, तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं भैया, दोबारा पुनर्विचार में बता रहा हूँ। जब हम टूल को, हमारे कटिंग टूल को टूल पोस्ट में होल्ड करते हैं, करेक्ट सेंटर राइट में आने के लिए आपने टूल पोस्ट में कटिंग टूल के नीचे कुछ पैकिंग पीसेस रखकर आप अपना कटिंग टूल को एग्जैक्टली करेक्ट सेंटर राइट में सेट कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कन्वेंशनल एरिया में टूल को सेट कर लेते हैं। और एक पॉइंट, जब आपका टूल सेंटर हाइट में सेट हो गई और उसके साथ में जो हमारे टूल पोस्ट से हमारे कटिंग टूल कितनी बाहर है, कितना लेंथ में है, कितना दूर में बैठे हैं, मैंने जाप की ओर, अभी वो भी हम लोग देखते हैं। तो कटिंग टूल को हम लोग अधिकतरम बाहर नहीं रखते हैं और अधिकतरम अंदर भी नहीं रखते हैं। माने हमारा कटिंग टूल सुविधा से सही ढंग से काम करने के लिए हम लोग उसका लेंथ को भी हम अंदाजे से रख के टूल पोस्ट में ज्यादा बाहर भी नहीं रखते हैं और ज्यादा अंदर भी नहीं रखते हैं, है ना। जो जितना टूल हमारा टूल पोस्ट का एड्ज से, सामने वाली एड्ज से जितना बाहर रहेगा उसको हम लोग कहते हैं टूल लेंथ। ध्यान से समझने के लिए कोशिश करो, ये पॉइंट को तुम लोग ध्यान में रखना है। प्रोग्राम करते समय हमें ये शब्द को ध्यान में रखना पड़ता है। जहां पर हम हमारा कटिंग टूल को टूल पोस्ट में होल्ड किया, समझ लो, दोबारा बता रहा हूं मैं। जब टूल पोस्ट में आपने कटिंग टूल को सेंटर राइट से हाइट सेंटर राइट में सेटिंग किया, जब आप टूल को टाइट करेंगे वहां पर आपने टूल को थोड़ा सा आगे पीछे करके रख देता है। तो उस समय आपने क्या कर देता है, अंदाजे से सही ढंग से होल्ड करने के लिए कटिंग टूल को ज्यादा बाहर नहीं रखते हैं और ज्यादा अंदर भी नहीं रखते हैं। सावधान से देख के हमारा कटिंग टूल जितना लेंथ तक काम अच्छा कर सके, या वाइब्रेशन नहीं आए या टूटे नहीं, ये सब सावधानियां देखते हुए हम आप कटिंग टूल को सेट कर लेते हैं। तो इस दूरी को मैंने कहाँ से दूरी मापना है, जब आपने कटिंग टूल को सेट कर लिया, टाइट कर दिया टूल पोस्ट में, जब आपका टूल पोस्ट का सामने वाली फेस एड्ज, टूल पोस्ट का एड्ज से आपका कटिंग टूल कितना बाहर है, मतलब हम कटिंग पॉइंट तक मापना है, हमारा वर्क पीस के कटिंग पॉइंट तक मापनी है। तो उस दूरी को हम लोग सीएनसी एरिया में कहते हैं टूल ज्योमेट्री। यहाँ पर मैंने दिखाया ना, टूल ऑफसेटिंग वैल्यू, इसे कहते हैं हम लोग टूल ऑफसेटिंग या टूल ऑफसेटिंग वैल्यू या टूल ज्योमेट्री। और सीएनसी मिशनिस्ट एरिया में हम लोग कहते हैं टूल लेंथ। ओके, यहाँ पर तुम लोग ध्यान में रखना है टूल ऑफसेटिंग या टूल ज्योमेट्री। टूल ज्योमेट्री मैंने हमारा कटिंग टूल हमारे टूल पोस्ट में जब हमने होल्ड किया है तो कितना बाहर है, कहाँ से देखना है, टूल पोस्ट का फेस माने एड्ज से लेकर कटिंग पॉइंट तक, कटिंग टूल के कटिंग पॉइंट की दूरी माने जितना बाहर है उतना दूरी को हम लोग कहते हैं टूल ज्योमेट्री। थोड़ा सा विस्तार पूर्वक से देखेंगे। टूल ऑफसेटिंग, फाइंडिंग आउट ऑफ टूल लेंथ वैल्यू आफ्टर लोडिंग द कटिंग टूल एंड वर्क पीस ऑन मशीन। मशीन में जैसे हम टूल को होल्ड करते हैं, वर्क पीस होल्ड करने के बाद फॉर एक्स एक्सिस, इससे पहले हम लोग वर्क ऑफसेटिंग किया, वहां पर हमें हमारे कटिंग टूल जो आपके लेंथ में कहां पर बैठा है ये पता लग गया। ओके, यहाँ पर अभी हम ये पता करना है हमारी कटिंग टूल डायमीटर में कहां पर बैठ रहा है, कितने दूरी में बैठ रहा है, डायमीटर में कितने दूरी में बैठ रहा है, कितना डायमीटर में बैठ रहा है, ये चेकअप करना है। और इसके साथ में हमारा कटिंग टूल टूल पोस्ट से कटिंग पॉइंट तक कितना बाहर में है, कितना लेंथ में बैठा है, वो हम जांच करते हैं। देखिए, फॉर एक्स एक्सिस ऑन लेथ मशीन इज कॉल्ड एज टूल ऑफसेट और टूल ज्योमेट्रिकल वैल्यू। ओके, हाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस टूल ऑफसेट, हम टूल ऑफसेट को किस प्रकार से जांच करते हैं हम इस पाठ्यांश में देखेंगे। अभी यहाँ पर मैंने टूल सेटिंग इन कन्वेंशनल एग्जाम उदाहरण के लिए मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में लाने के लिए मैंने बता दिया था। यहाँ पर मैंने हमारे मशीन का स्पेसिफिकेशन दिखाया, समझ लेंगे। ये लेफ्ट साइड में हमारा मशीन का स्पिंडल है, मैंने यहाँ पर स्पिंडल में चेक नहीं है और किसी प्रकार का जॉब नहीं है, और ये टेल स्टॉक के ओर फ्री है और बीच में हमने कैरेज या क्रॉस लाइट दिखाई नहीं दिया। ओके, तो यहाँ पर मैंने दिया है हमारा जॉब, हमारा मशीन का कैपेसिटी है मैक्सिमम डायमीटर इज 200 mm और लेंथ तो पहले ही हो गया, हम लोग वर्क ऑफसेट में किए थे। अभी हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए दूसरा चित्र में मैंने बता दिया, कन्वेंशनल एरिया का एग्जांपल दे रहा हूँ भैया मैं, इसके बाद में सीएनसी एरिया का एग्जांपल देता हूँ। सेकंड स्टेज में देखो मैंने स्पिंडल के ऊपर हम लोग चेक होल्ड किया, चेक में जॉब होल्ड किए। ओके, जब हम लोग वर्क ऑफसेट किए थे वहां पर हमने कटिंग टूल को फेस में टच किए थे। अभी देखिए, समझ लो यहाँ पर ये वाला पहला वाला कटिंग टूल दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, हमारी कटिंग टूल मतलब टूल पोस्ट में है लेकिन क्रॉस स्लाइड हमारा वर्क पीस से बहुत दूर में है, कैरेज भी बहुत दूर में है। अभी हम दोनों क्रॉस स्लाइड और कैरेज को चलाते हुए हम कटिंग टूल को जॉब का पास में लेके गया और समझ लो हम जॉब के ऊपर
टच करके थोड़ा सा हमने टर्न कर दिया। ओके, तो इस स्थिति में जब हमारा कटिंग टूल जो आपके डायमीटर पर टच हो गई, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कन्वेंशनल एरिया में, अभी तक मैंने 3-4 बार तुम लोगों को पुनर्विचार करवाया। तो वहां पर हम लोग क्रॉस लाइन के हैंडविल के ऊपर जो ग्रेजुएशन है उस ग्रेजुएशन को मार्क कर लेते हैं, नहीं तो हैंडविल का जो ग्रेजुएशन वाली व्हील है उसको हम लोग लॉक कर लेते हैं। तो वहीं से आपको पहचान मिल जाती है, तो आपका कटिंग टूल जो आपकी रफ डायमीटर पर बैठ गई। तो उस निशानी के साथ में आप आगे जाएंगे तो हम कितना जो डेप्थ चाहिए उतना डेप्थ हम देते रहते हैं। ओके, लेकिन सीएनसी एरिया में क्या करते हैं हम लोग, जो टूल पोस्ट से कितना टूल बाहर है उसको हम लोग पहचानते हैं। इसे आगे देखेंगे हम लोग, जो हमारे सीएनसी एरिया में हम लोग कटिंग टूल को किस प्रकार से लोड करते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे दिया, देखिए टूल ऑफ सेटिंग ऑन सीएनसी लेथ मशीन फर्स्ट स्टेप। जैसे मैं तुम लोग इसके पहले वाले पाठ्यांश में बताए थे, तो कन्वेंशनल एरिया में कटिंग टूल हमारे तरफ से हम आगे ले चलते हैं, लेकिन सीएनसी एरिया में अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। यहाँ पर थोड़ा तुम लोग समझने के लिए कोशिश करो। यहाँ पर मैंने दिया है टर्रेट हेड, ये चतुरास्राकार दिखा रहा है ना, ये इसको समझ लो टर्रेट हेड। माने जैसे हम लोग कन्वेंशनल एरिया मानते हैं, समझ सकते तुम, ये कंपाउंड रेस्ट आपका ये क्रॉस लाइन हो गया या कंपाउंड रेस्ट हो गया या टूल पोस्ट हो गई, उस प्रकार से समझने के लिए कोशिश करना। लेकिन डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, अपोजिट में है। कन्वेंशनल में अपोजिट हमारा तरफ होती है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट में है। तो तुम लोग 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा समझने के लिए समझ लो, ये हमारा क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन के ऊपर कंपाउंड स्लाइड था, समझ लो अब ये टूल पोस्ट में मैंने कटिंग टूल को होल्ड किया है। ओके, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। वहां पर हम लोग क्रॉस लाइन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कन्वेंशनल सीएनसी एरिया में कहते हैं टर्रेट हेड। तुम लोग ध्यान में रखना, टर्रेट हेड माने हमारा क्रॉस लाइन या कंपाउंड स्लाइड, इसको समझ सकते हैं। कैरेज के साथ में ओनली क्रॉस लाइन या कंपाउंड स्लाइड नहीं, कैरेज, क्रॉस लाइन और कंपाउंड सब कुछ एक ही जगह होता है। यहाँ पर समझ लो ये चतुरास्राकार वाले है, तुम समझ लो टर्रेट हेड। यहाँ पर मैंने दिया है रेफरेंस पॉइंट या होम पोजीशन। देखिए तुम लोग ये चित्र में जैसा दिखा रहे हैं, तो हमारी कटिंग टूल जो आपके फेस में से बहुत दूर में है, मैंने इस भौतिक स्थिति को मैंने दिखाने के लिए कोशिश किया। इसका मतलब क्या है, अभी हमारा कटिंग टूल रेफरेंस पॉइंट में है, माने गृह स्थिति में है। यही कन्वेंशनल में देखता है तो हम लोग क्या करता है, क्रॉस लाइन और कैरेज को एकदम पीछे लेते हैं, एकदम वापस लेते हैं, तो वहां पर दूर दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमने देखिए जो कटिंग टूल है, यहाँ पर हम लोग जांच करने चाह रहे थे, जैसा मैंने बताया था कन्वेंशनल एरिया में आपने कटिंग टूल को टूल पोस्ट में सेट कर दिया सही ढंग से सेंटर राइट में। जब आप बांधते हैं तो वहां पर आप टूल लेंथ को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर भी मैंने दिखा दिया, समझ लो यहाँ टूल पोस्ट मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैंने टूल को हाथ से ही बांधा है। जब हम हाथ से बांध रहे हैं तो यहाँ पर भी हम लोग एडजस्ट करके बांधते हैं ना। तो जितना टूल हमारा यहाँ टूल पोस्ट से बाहर है वहां पर आप जांच करते हैं। यहाँ पर क्या है, हम लोग जितना टर्रेटेड फेस से लेकर हमारा कटिंग टूल जितना बाहर है उस लेंथ को, उस दूरी को हम लोग कहते हैं टूल ऑफसेट वैल्यू या टूल ज्योमेट्री या टूल लेंथ कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग टूल लेंथ किस प्रकार से पहचान लेते हैं ये देखना है। यहाँ पर देखिए स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपर हम लोग चेक है, चेक में हम जाम होल्ड किया, हमने वर्कपीस बता दिया। जब हम मशीन जीरो बोलते हैं, जो विदाउट चेक स्पिंडल का फेस में जो वैल्यू होता है उसको हम लोग कहते हैं मशीन जीरो। जो हमने सेंटर एक्सिस लाइन बता दिया, ये हो गया हमारा मशीन का सेंटर एक्सिस। इसके साथ में यहाँ पर हमारा मशीन का स्पेसिफिकेशन के अनुसार हमारे मशीन का कैपेसिटी वर्क लिमिट है एक्स की दिशा के लिए 260 mm बेस्ड ऑन आवर मशीन स्पेसिफिकेशंस। 260 mm का डायमीटर का कैपेसिटी है और 400 mm लेंथ के लिए। यहाँ पर इस प्रकार से मैंने दिखा दिया, जेड एक्स इक्वल टू 400 और इसके साथ में एक्स इक्वल टू 260। अभी हम अगला चित्र में देखते हैं टूल ऑफसेटिंग कैसा करते हैं। सेकंड स्टेप देखिए दोबारा एक बार मैं पुनर्विचार के लिए बता रहा हूँ। देखो पहला चित्र में हमारा कटिंग टूल बहुत सारे दूर में है। ओके, और अगला चित्र में हम क्या किया, देखिए पहला चित्र के अनुसार देखो मैं लाल रंग से मैंने दिखा दिया डॉटेड लाइंस में। पहला हमारा कटिंग टूल यहाँ पर था, उस जगह को हम लोग कह रहे थे रेफरेंस पॉइंट। मैंने वहां पर हमारा एक्स एक्सिस की वैल्यू होता है एक्स इक्वल टू 260 mm। इसका मतलब क्या है, हमारे कटिंग टूल सीएनसी में लेथ के ऊपर हमारा मशीन स्पेसिफिकेशन के अनुसार 260 में है। मैंने इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम दूर पर है। यहीं से मैंने देखिए लाल रंग से मैंने डॉटेड लाइन दिखा दिया, तो उसका मतलब क्या है, मैं कटिंग टूल को पास में ले आया। कहां पर पास में ले आया हम लोग, देखो
हम लोग कन्वेंशनल एरिया में, लेकिन आप हमारे तरफ से कटिंग टूल को चला के आप डायमीटर में टच करके वहां पर आप क्रॉस लाइन को लॉक कर लेते हैं, ग्रेजुएशन व्हील वाल को, यानी किसी प्रकार का आपने निशान लग देता है, वहां से आपने पहचानता था इस पॉइंट से मेरा कटिंग टूल मेरा जॉब के ऊपर डायमीटर के ऊपर टच हो रहा है, वहां से आपने जैसा आपको डेप्थ चाहिए उस प्रकार से आपने डेप्थ देते हुए कार्य कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से पहचानते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक स्काई ब्लू कलर से मैंने 2 कलर बना दिया। देखिए ये हो गया हमारा टर्रेट हेड, है ना। टर्रेट हेड मैंने टर्रेट का फेस से ले रहा हूँ मैं, देखिए उल्टा रिवर्स पोजिशन में। वहां पर भी इसको समझ लो 1 सेकंड के लिए कन्वेंशनल एरिया में समझ लो ये हमारा टूल पोस्ट था, टूल पोस्ट से बाहर से हम जितना टूल बाहर होल्ड किया उसको उस लेंथ का हम लोग टूल लेंथ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आसमान वाले कलर को 2 लाइन को पहचान लो आप लोग, ऊपर वाली आसमान लाइन कलर वाली लाइन, नीचे भी आसमान कलर वाली लाइन, ये दोनों लाइनों के बीच में हो गई ये हमारी टूल की लेंथ। क्योंकि देखिए जैसा टूल पोस्ट में हम लोग होल्ड किया टर्रेट के ऊपर हमने सेट किया, जो टर्रेट की फेस यहाँ पर मैंने लाल कलर की बिंदी लगाया, लाल कलर के बिंदी से हमने जांच करना है, लाल कलर के बिंदी से कहाँ तक जांच करना है, ये कि हमारा कटिंग टूल जो आपका डायमीटर में जाके बैठ गए, तो इस दूरी को यहाँ पर मैंने फिर हरा लाइन से दिखा दिया। यहाँ पर जो 2 आकाश कलर का 2 लाइन है, ये 2 लाइन के बीच में दूरी, जितना दूरी हो रहा है उस दूरी को हम लोग कहते हैं टूल ज्योमेट्री या टूल ऑफसेट वैल्यू। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला है, छोटा सा हम लोग कैलकुलेशन करना है। तो क्या कैलकुलेशन क्यों करना है, तो यहाँ पर हमारा ये टूल लेंथ कितनी हो रहा है, टूल ऑफसेट क्या वैल्यू क्या मिल रहा है। मैंने यहाँ पर जैसे मैंने बताया था ना, आसमान वाली कलर वाले लाइन से लेकर हमारे जॉब का डायमीटर वाला लाइन, दोनों आसमान कलर वाला लाइन दिखा है मैं, और दोनों के बीच में हरा लाइन से मैं आपको मार्क किया, ये हरा लाइन जितना लेंथ है, तो इस लेंथ को हमने मापना है, हमें कुछ वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए छोटा सा एक फार्मूला है, उस फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे। पहले तो तुम लोगों को मैं थियोरेटिकल एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग समझने के लिए कोशिश करो। तो इस प्रकार से क्या हो गया, एक बार थ्योरेटिकली मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारा कटिंग टूल देखो पहले घर पर था, मैंने रेफरेंस पॉइंट में थे, वहां से हम लोग टूल को चलाते चलाते जब आपका पास में लाए, तो वहां पर क्या हो गया, एक्स का वैल्यू था 260 mm। ओके, इसका मतलब क्या है, भौतिक रूप से हमारा कटिंग टूल जब घर पर होती है, रेफरेंस पॉइंट में होता है, तो उसका वैल्यू होता है 260 mm। वहां से हमने टूल को आगे चलाते चलाते लाए, मैंने डायमीटर के ऊपर टच किया, तो जब हम टूल को 260 से जॉब का डायमीटर की ओर ला रहे हैं, मैंने हम लोग मशीन का सेंटर एक्सिस में ओर ला रहे हैं, ये डाटा लाइन दिखा रहा हूँ मैं, सेंटर लाइन, ये मशीन का सेंटर एक्सिस, मैंने हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, एक्स की दिशा में चलाते चलाते आ रहे हैं, हमारे मशीन का सेंटर एक्सिस की ओर ले आते आ रहे हैं। तो वहां पर क्या हो गया, क्या होते जाएगा वैल्यू, जो 260 mm वैल्यू है वो 260 वैल्यू घटते जाएगा, कम होती जाएगी। क्यों, देखिए यहाँ पर ऊपर में था कटिंग टूल, हम यहाँ पर हम जेड एक्सिस में भी चलाया है, लेकिन जेड एक्सिस में तो हम इससे पहले पार्ट टाइम्स में हमने समझा दिया, मैंने उसको हमने कहा था वर्क ऑफसेट, अभी हम टूल ऑफसेट को जानने चाह रहे हैं। यहाँ पर टूल को लाके टच कर दिया, तो 100% ये कॉन्फिडेंस है हमारा 260 में से हमारा ए एक्स की वैल्यू घटते घटते आएगा। ओके, अगर हमारी जो ये देखो ये लाल बिंदी मैंने लगाया, ये टारगेट की फेस, अगर इसको मैं ले जाके यहाँ पर ले जाता हूँ, मैं यहाँ तक पूरा मशीन का सेंटर एक्सिस तक मैं ले जाता हूँ, तो हमारा डिस्प्ले में ये सेंटर लाइन तक मैं ये हमारे टारगेट का लाइन को यहाँ पर टच करेंगे, तो वहाँ पर डिस्प्ले में हमारा एक्स की वैल्यू में वहाँ पर 0 दिखेगा भौतिक रूप से। ओके, भौतिक रूप से 0 लिखेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर चित्र में तुम लोग समझने के लिए कोशिश कीजिए, जो लाल वाली मैंने बिंदी लगाया, ये बिंदी से लेकर आप जो सेंटर एक्सिस तक, ये सेंटर एक्सिस मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ने का था, बढ़ाया नहीं, ये सेंटर एक्सिस तक देखिए बहुत दूर जगह है। इसका मतलब क्या है, अभी प्रस्तुत स्थिति में जो प्रेजेंट सिचुएशन पोजीशन में हमारा जो टारगेटेड की फेस है या टूल पोस्ट की फेस है, मशीन का सेंटर एक्सिस में नहीं पहुंचा है, माने एक्स का वैल्यू 0 नहीं है, कुछ ना कुछ बचा है, कितना 260 में से घटते घटते आके कुछ ना कुछ बचा होगा, उसको हमें जांच करना है। कैसा जांच करना है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, टूल ज्योमेट्री चाहिए, हमें टूल ऑफसेट वैल्यू चाहिए। वैल्यू मैंने जो हमारी कटिंग टूल टारगेटेड की फेस से जो पॉइंट तक कितना दूर है, ये हरा रंग वाली लाइन का वैल्यू हमने जांच करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर दिया
उसका हमको ध्यान में रहने के लिए टूल ज्योमेट्री और टूल ऑफसेट वैल्यू इज इक्वल टू, मैंने अल्फाबेटिकल सी दिया। सी मैंने समझ लो एग्जांपल के लिए हमको समझाना है, मैं तुम लोगों को सिर्फ एक फार्मूला डाल के समझाना। फार्मूला बनाने के लिए मैंने इसको टूल ज्योमेट्री को मैंने सी नाम दे दिया। और उसके साथ में देखिए, और यहाँ पर मैंने दे दिया ए, ओके, और एक मैंने दे दिया बी। देखिए ए बी और सी, ए बी सी तीनों क्या होता है देखिए। ए माने क्या हो रहा है, प्रेजेंट एक्स एक्सिस डिस्प्ले वैल्यू, प्रेजेंट एक्स एक्सिस डिस्प्ले वैल्यू। एक्स एक्सिस माने क्या है ना, क्रॉस लाइन डायमीटर। जब हमारा हम कटिंग टूल को वापस लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट में ले जाके छोड़ देते हैं, वहां पर एक्स के वैल्यू क्या होता है 260 हो रहे थे। लेकिन अभी हमने देखिए लाल रंग के साथ में हम लोग कटिंग टूल को हमारा रेफरेंस पॉइंट से जॉब की ओर ले आया। इसका मतलब क्या है, एक्स वैल्यू घटते घटते आ रहे थे, तो हम इसलिए मैंने बताया। देखिए यहाँ पर आकाश रंग से मैंने एक हल्का सा पीली कलर सॉरी नीली रंग मैंने लाइन दिखा दिया, या लाइन को आगे बढ़ा के मैंने यहाँ पर दिखा दिया प्रेजेंट एक्स एक्सिस डिस्प्ले वैल्यू। तो यहाँ पर ऊपर में तो 260 था, तो जब हमारा कटिंग टूल जॉब के पास में आए तो कितना रहेगा, तो 260 में तो घटते घटते जाएगा। तो यह हमको फार्मूला फाइंड आउट करना, इसलिए मैं यहाँ पर इसको दे दिया प्रेजेंट एक्स माने प्रेजेंट स्थिति, प्रस्तुत स्थिति का एक्स का वैल्यू क्या होता है, इसके लिए मैंने दे दिया अल्फाबेटिकल ए। ओके, अभी सी माने क्या है, हमें सी पहचानना है, सी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना है। तो सी को मैंने नाम दे दिया, सी माने जैसा हमारा कटिंग टूल एरेटेड फेस से कटिंग पॉइंट तक कितना बाहर है, मतलब डायमीटर में कितना दूर के लिए बाहर है, उसे हम लोग सी कहते हैं। यहाँ पर बी माने क्या है, देखिए बी माने क्या हो रहा है, बी का मतलब फिनिश्ड जॉब डायमीटर, फिनिश्ड जॉब की डायमीटर, जॉब का डायमीटर माने ये रफ डायमीटर नहीं, फिनिश्ड जॉब डायमीटर। यहाँ पर इसलिए देखिए यहाँ पर हल्का सा नीली कलर 2 लाइन में बता दिया आकाश कलर वाले, तो यहाँ पर मैंने जॉब की डायमीटर को आगे बढ़ा के दिखा दिया। लेकिन ये पीछे वाले ब्लैक कलर है, ये सब रॉ मटेरियल की साइज है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने पीली वाले सॉरी नीली वाले हल्का नीली वाले कलर लाइन ले लिया, तो इतना दूरी को हमने क्या किया, डायमीटर में टर्न किया है। थोड़े से डायमीटर को हम लोग टर्न करना है, क्योंकि यहाँ पर नियम क्या होती है, जैसा हम लोग लेथ मशीन के ऊपर हम योजना कर रहे हैं, कभी भी हम लोग राउंड रॉड का प्रयोग करते हैं। जो हमारे राउंड रॉड रॉ मटेरियल हम ले लेते हैं, जो राउंड है गोलाकार है, लेकिन यह परफेक्ट गोलाकार नहीं होती है। जो हमारे रॉ मटेरियल का साइज का, रॉ मटेरियल का जो सरकमफरेंस है वो परफेक्ट सर्कुलर में नहीं होता है, 360 डिग्री में नहीं होता है, परफेक्ट गोलाकार नहीं होती है, कहीं दब जाती है, कहीं थोड़ा सा ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर क्या करना है, हम लोग एक 4-5 mm के लिए हम लोग हल्का सा टर्न करना है, कट करना है। और कितना कट करना है, जब तक आपका रॉ मटेरियल के डायमीटर सरकमफरेंस परफेक्ट सरकमफरेंस में आएगा नहीं, तब तक करना है। तो इसका मतलब है अगर हम एक 0.4, 0.3 या 0.5 या 0.7 mm कट करेंगे, तो उसी समय में हमारा जॉब एक परफेक्ट सरकमफरेंस में आ जाती है। ओके, तो जब हम लोग इसको पहचानना है, उसे हम लोग मानना है बी। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया बी माने फिनिश्ड जॉब डायमीटर। फिनिश्ड जॉब डायमीटर मैंने पूरा ऑपरेशंस का नहीं। यहाँ पर हम क्या जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ हमें ये चाहिए हमारा ये प्रस्तुति वाला कटिंग टूल माने प्रेजेंट कटिंग टूल हमारा टूल पोस्ट में कितना लेंथ के लिए बाहर है, वो हमें पहचानना है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसका नाम दिया था मैंने सी माने क्या है, टूल ज्योमेट्री या टूल ऑफसेट वैल्यू या टूल लेंथ। ओके, अभी हमें आपको 3 पहचान हो गया। ए माने क्या है, प्रेजेंट एक्स एक्सिस वैल्यू, ये तो हमें पता है 260 mm हमें पता है, लेकिन 260 mm से हम लोग कटिंग टूल को जॉब की ओर लेके आया, वर्कपीस की ओर लेके आया और जॉब का डायमीटर में टच किया और डायमीटर को सही बनाया। मैंने डायमीटर को हम लोग सही बनाया, मैंने एक परफेक्ट सरकमफरेंस बना दिया। मैंने अभी हमारे जॉब के फेस में ये 4-5 mm दूरी के लिए एक परफेक्ट सरकमफरेंस मिली, मैंने एक सही गोलाकार की स्थिति बने। ओके, उस गोलाकार की स्थिति को हम लोग बोलते हैं, मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर बी, इसलिए मैंने लिखा है बी इज इक्वल टू जॉब फिनिश्ड डायमीटर। तो मैंने ये 4-5 mm के लिए हमने फिनिश किया, आपने एक सही गोलाकार की स्थिति बनाया भौतिक रूप से, इस गोलाकार की स्थिति का हमने बोल रहा है फिनिश्ड डायमीटर। तो इसका मतलब क्या है, हमें ए वैल्यू मिला है, ये भी मिलेगा ना, क्योंकि जब आपका कटिंग टूल आप घर पे रेफरेंस पोजीशन में है, रेफरेंस पोजीशन में आपने कटिंग टूल लेकर जॉब के फेस में टच सॉरी डायमीटर में टच किया, कुछ काम किया, तो यहाँ पर
प्रेजेंट एक्स का स्थिति भी कुछ रहेगा ना कुछ वैल्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कटिंग टूल देखिए पूरा जाब का सेंटर एक्सिस में नहीं पहुंचा है। आपका जो टरेटेड वाली फेस, यहाँ पर मैंने ब्लैक लाइन है उसके ऊपर एक लाल कलर बिंदी रखा है, ये लाल कलर बिंदी से आपने हमारा वर्कपीस का सेंटर एक्सिस तक मेजर करेंगे वर्टिकल पोजीशन में, बहुत जगह बचा है। ओके, तो उस जगह को हमने बोल रहा है प्रेजेंट एक्स एक्सिस वैल्यू। ओके, तो एग्जांपल के उदाहरण के लिए मैंने अभी फार्मूला बन गया हमारा, एक सूत्र बन गया। फार्मूला क्या है, हमें क्या पहचाना है, सी पहचाना है। सी माने क्या है, टूल ज्योमेट्री माने टूल की लेंथ। यहाँ पर हमें सी चाहिए, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये माइनस की चित्र है, चिन्ह है, कंफ्यूजन नहीं होना, दो चिन्ह दिख रहा है लेकिन ये माइनस। यहाँ पर हमें क्या, हमें सी को पहचानना है। सी को पहचानना है तो हमें क्या करना है, ए से बी को माइनस करना है। तो ए माने एग्जाम्पल के लिए ए इज इक्वल टू, मैंने कुछ वैल्यू दे दिया एग्जाम्पल के उदाहरण के लिए, ये कोई सही वैल्यू नहीं है, हम थियरिटिकली डिस्कशन करके हम कुछ कंक्लूजन में आना है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दे दिया। ए का भी मैंने कुछ वैल्यू दे दिया, बी का भी कुछ वैल्यू दे दिया। यहाँ पर आप लोगों को पता लग गया ए माने क्या हो गया, ए का वैल्यू मैंने क्या दिया 131.780 mm। तो ए माने क्या है, एक्स एक्सिस का प्रेजेंट स्थिति, भौतिक स्थिति, प्रेजेंट स्थिति। ओके, ये तो रेफरेंस पॉइंट है, होम पोजीशन है, लेकिन ये तो काम की जगह है। ओके, तो ये के वैल्यू मैंने दे दिया, मैंने 131.780 मैंने एक एग्जांपल के लिए वैल्यू दे दिया थ्योरेटिकल डिस्कशन के लिए। तो इसका मतलब क्या है, देखिए दोबारा एक बार आप तुम लोगों का समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने टरेटेड का फेस दिखाया, लाल रंग की बिंदी लग के, यहाँ से लेके अगर हम ये जॉब की सेंटर लाइन तक हम मापेंगे, बहुत दूर जगह बचा है। ये कितना बचा है, 131.780। इसको समझ लो, ध्यान में रखो। ओके, माने प्रेजेंट भौतिक स्थिति में हमारा कटिंग टूल हमारा मशीन की सेंटर एक्सिस से 131.780 दूर पर है। इसको हम लोग मान रहे हैं ए माने प्रेजेंट एक्स एक्सिस डिस्प्ले वैल्यू। हो गया, और उसके साथ में बी को मैंने कुछ वैल्यू दे दिया, बी इज इक्वल टू 50.550 माने जाब की डायमीटर, कौन सी डायमीटर, फिनिश्ड डायमीटर। ओके, यहाँ पर हमने जाब के ऊपर थोड़ा सा कट किया ना, हम इसको जाब का डायमीटर को मापना है। ओके, वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर से माप के देख सकते हैं। और एक मेथड भी है हमारा, जो स्क्रीन में, जहाँ पर मॉनिटर का स्क्रीन है उस स्क्रीन में यहाँ पर जाब के डायमीटर भी दिखाई देता है, प्रेजेंट स्थिति, भौतिक स्थिति भी दिखाई देता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए अभी हमें दो वैल्यू मिल गया, एक ए इज इक्वल टू हो गया 131.780, बी इज इक्वल टू हो गया 50.550। हमें क्या चाहिए, हमें सी को पहचानना है, सी वैल्यू हमें चाहिए। उसके लिए हमें फार्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अभी मैंने यहाँ पर फार्मूला से डाल के वैल्यू डाल के मैं कैलकुलेशन करने के लिए कोशिश किया। देखिए तुम लोग ध्यान से देखिए, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। ए इज इक्वल टू 131.780 माइनस बी का वैल्यू है, बी माने क्या है, जॉब का फिनिश्ड डायमीटर की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने के लिए कोशिश कर रहे हैं भैया, जो प्रेजेंट एक्स एक्सिस डिस्प्ले वैल्यू में से हम जॉब का फिनिश्ड डायमीटर को माइनस कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, सी मिलेगा। ओके, इसलिए देखिए 131.780 माइनस 50.550 इज इक्वल टू 81.230। 81.230 mm, ये डायमीटर की वैल्यू है, डायमीटर की वैल्यू मैंने सी हमें मिला है। अभी हम वापस में देखिए, आपको क्या मिला है, सी इज इक्वल टू 81.230। कितना मिला है, 81.230। ये 81 पॉइंट, डायमीटर 81.230, ये क्या होता है, डायमीटर में 81.230 ये वैल्यू क्या होता है। अभी देखिए, ये हरा रंग के माध्यम से, जो मैंने हरा रंग से लाइन बताया ना, इस दूरी हमें मिल गई। यहाँ पर हल्का नीले रंग कलर का जो मैंने दो लाइन बताया आप लोगों को, ये एक टरेटेड का फेस था, दूसरी लाइन था, ये हमारा दूसरी लाइन है क्या, ये जॉब का डायमीटर से हमने, फिनिश्ड डायमीटर से हमने लाइन खींचा है।
ये दोनों के दूरी के हमने मापने से क्या मिलता था हमको, टूल ज्योमेट्री मिलते थे, माने हमें सी मिलता है। ओके, तो पहला हम इसलिए हमने यहाँ पर वही किया ना, ए माने प्रेजेंट एक्स एक्सिस डिस्प्ले वैल्यू और माइनस बी। अभी हमने क्या किया, ए माइनस बी, ए का वैल्यू ए में से पूरा हम लोग ये जाप की डायमीटर को, जो फिनिश्ड वाले डायमीटर की साइज है उसको हम लोग माइनस किया। माइनस करने से क्या मिल रहा है, देखो भैया, अभी ये हो गया आपका लाल कलर की लाइन तक, ये हो गया आपका बी। सुनिए, ए में ये माने ये आपका लाइन, लाल कलर की लाइन, दो नीली रंग में जाप का डायमीटर का दूरी, ये बी है। और यहाँ हरा लाइन से मैंने दिखा दिया, ये हो गया हमारा सी। अभी हम बी प्लस सी दोनों को करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, बी प्लस सी करेंगे तो आपको ए मिलेगा, बी प्लस सी करेंगे तो आपको ए मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए था, हमको सी चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया, सी चाहिए, हमें सी चाहिए तो सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। फाइनल सारांश के लिए मैं समझा रहा हूँ, हम अगला पाठ्यांश में जाना है। देखिए समझने की कोशिश करो। तो प्रेजेंट एक्स एक्सिस वैल्यू, प्रेजेंट एक्स एक्सिस डिस्प्ले वैल्यू माने ए, उसमें हमने क्या किया, एक्स एक्सिस वैल्यू था 131.780 और हमें जाप के डायमीटर हो गई थी फिनिश्ड वाले जाप के डायमीटर 50.550। तो 131.780 में से हमने 50.550 माइनस किया, में से 81.230 वैल्यू मिला है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे कटिंग टूल, ये प्रेजेंट कटिंग टूल हमारे टारगेट के फेस में से जो कटिंग पॉइंट तक 81.230 mm के दूरी में है डायमीटर में। जितना भी मैंने यहाँ पर हरा रंग से, हरा कलर से लाइन दिखाई दिया, ये हो गई हमारा जाप का डायमीटर की वैल्यू। लेकिन अभी हमें ये भौतिक रूप से डायमीटर की वैल्यू मिली, हमें क्या मिला, ये डायमीटर की वैल्यू मिली। तो इस वैल्यू को भी हम लोग मशीन के अंदर सेव करके डालना पड़ता है। टूल ज्योमेट्रिकल टेबल्स होते हैं तो उसको सेव करके रखना पड़ता है। उस प्रकार से इससे पहले हम लोग वर्कआउट सेट बनाए थे। वर्कआउट सेट माने यहाँ पर आपको आपका टूल में लेंथ के वैल्यू मिले थे, है ना, अभी हमारा डायमीटर की वैल्यू मिला है। तो इस दोनों वैल्यू से हमें ये पहचान हो जाती है, तो हमारा कटिंग टूल इस जॉब के लिए हमारा लेंथ में कहाँ पर टच हो रहा है और इसके साथ में डायमीटर में कहाँ पर टच हो रहा है, बल्कि हमें पहचान मिलते हैं। तो इसके साथ में हम अगला पाठ्यांश में जाएंगे और कंपोनेंट डिजाइन के बारे में। कल हमारा पाठ्यांश चल रही थी हम किस प्रकार से कंपोनेंट को डिजाइन करना है। यहाँ पर देखिए, कल का वहां पर हम काम के बारे में योजना करना है, योजना नहीं हुए थे, अभी हम योजना करेंगे। एक बार पुनर्विचार के लिए, प्लानिंग फॉर डिजाइन ऑफ वर्कपीस। यहाँ पर हमने वर्कपीस का डिजाइन के लिए हम लोग कल योजना किए थे। कल का पाठ्यांश में कंपोनेंट डिजाइन किया और साथ में हम लोग वर्क कोऑर्डिनेट वैल्यूज भी बनाए थे। देखिए कल का ही दोबारा हो रहा है, इसके ऊपर मैं ज्यादा पुनर्विचार नहीं करवाऊंगा। देखिए हम लोग कल डिजाइन किए थे और उसके साथ में हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यूज भी बना दिया। ये सब कल विस्तार पूर्वक से पहचान हुई। यहाँ पर आप लोगों की एक शब्द बताना है, जैसे हम लोग कन्वेंशनल एरिया में, सर सीएनसी एरिया में अगर हम कई जॉब बनानी है, प्रोग्राम करना है, तो यहाँ पर पूरा 5 स्टेज होती है। पहला स्टेज में हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट की डिजाइन बनाना पड़ता है, मैंने ड्राइंग बनानी है। ओके, मैंने पहला स्टेज। दूसरा स्टेज यहाँ पर वर्क कोऑर्डिनेट वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग डायमेंशंस को जांच करना है। तो हम लोग डायमेंशन जांच किया है कल, कोऑर्डिनेट मतलब कंपोनेंट डिजाइन बनाए हैं, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेज में हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यूज बना लिया। ओके, कोऑर्डिनेट वैल्यूज भी हम लोग बना लिया है। तो उसके साथ में क्या हो गया, दूसरा स्टेज हो गया। तीसरा स्टेज अभी हम देखेंगे, तीसरा स्टेज में वर्क प्लान, काम के बारे में योजना। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। इसके साथ में ये पूरा करके फिर हम आगे देखेंगे, जितना समय बचता है समय के अनुसार, समय सारणी के अनुसार हम काम पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए वर्क प्लान, ये तीसरा स्टेज। वर्क प्लान माने काम के बारे में योजना करना है। As you people know, if you want to do practical in conventional area, how will you do?
जैसे हमने कन्वेंस एरिया में योजना करते हैं काम करने के लिए, तो वहां पर हम लोग किस प्रकार से योजना करते हैं। बेस्ड ऑन ड्राइंग ऑपरेशंस टू बी डन, रिक्वायरमेंट ऑफ कटिंग टूल्स एंड मेजरमेंट। वहां पर हम क्या करते हैं, हमारा मास्टर हमें ड्राइंग देती है या आपने नहीं तो आपने खुद से ड्राइंग बना दिया। ड्राइंग बनाने के बाद ड्राइंग के ऊपर आपने कितनी प्रकार के ऑपरेशंस है ना, तो ऑपरेशंस करने के लिए किस प्रकार का कटिंग टूल चाहिए और किस प्रकार का हस्ता औजार चाहिए, किस प्रकार का मापी औजार चाहिए या किस प्रकार के मापी यंत्र चाहिए, और काम करते समय हम लोग किस प्रकार से जॉब को होल्ड करना है, कटिंग टूल को किस प्रकार से होल्ड करना है, वहां पर हम स्पिंडल स्पीड कितना देना है और डेप्थ ऑफ कट कितना देना है, कटिंग स्पीड कितना रखना है और फीड कितना देते चलाना है। ये सब हम लोग ध्यान में रख के हम काम करते हैं। ओके, तो इसी को कहते हैं हम लोग वर्क प्लान, मैंने काम के बारे में योजना करना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बना के दिखाया, तुम लोग समझने के लिए कोशिश करो। मैं यहाँ पर रॉ मटेरियल से शुरू किया, हमें ये सब पता है, लेकिन इस पार्ट टाइम सेट में हम लोग यहाँ पर योजना करने जा रहे हैं। काम कहाँ पर काम करने जा रहे हैं हम लोग, सीएनसी लेथ मशीन के ऊपर। ओके, कन्वेंशनल एरिया में काम करने के लिए विधि या फार्मा सब हमें पता है, काम करने का तरीका पता है। मैं सिर्फ आपको ड्राइंग दे देता हूँ, अगर कन्वेंशनल एरिया में काम करने के लिए ड्राइंग को देख के आप लोग सब कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं, अपने आप काम करके देते हैं। लेकिन सीएनसी एरिया में काम करना है तो किस प्रकार से करना है, तो जितना हम कन्वेंशनल एरिया में प्रोसीजर फॉलो करते हैं, कितने प्रकार की योजना करते हैं, उतने प्रकार की योजना हम सीएनसी एरिया में भी करना ही पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रॉ मटेरियल से शुरू किया। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, सपोज मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम के राउंड रॉड लेने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, 50 mm वाली डायमीटर और 85 mm की लेंथ, क्योंकि हम यहाँ पर डिजाइन किया तो कल हमारा वर्कपीस के ऊपर मैक्सिमम डायमीटर थे 50 mm। ओके, तो इसलिए मैंने रफ रॉ मटेरियल ले रहा हूँ 50 mm। तो यहाँ पर हमारा जब रॉ मटेरियल के साइज ले देते हैं तो वहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल में 50 से थोड़ा कुछ ज्यादा ही रहेगा, बढ़ के ही रहेगा, लेकिन कम नहीं होगी। देखिए, उसके साथ में कटिंग टूल्स, रफ टर्निंग टूल लेफ्ट हैंडेड वाला, क्योंकि अभी देखिए हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से डिजाइन किए थे। हम लोग यहाँ पर स्टेप टर्निंग करने जा रहे थे, 3 स्टेप्स हैं और 3 डायमीटर है। 20 mm एक, 20 mm वाला डायमीटर एक है, 30 mm वाला डायमीटर एक है और 40 mm वाला डायमीटर एक है। ये 50 mm तो रॉ मटेरियल की साइज है, और हम 3 लेंथ में बना रहे थे, 10 mm 10 mm 10 mm इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसलिए मैंने रहे थे, मैंने देखिए कटिंग टूल्स मैंने क्या 2 प्रकार के कटिंग टूल ले रहा हूँ। रफ टर्निंग टूल लेफ्ट हैंड वाला एक ले लिया और फिनिश टर्निंग टूल एक लेफ्ट हैंड वाला ले रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जब मैंने 2 कटिंग टूल को सेलेक्ट किया, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर इस प्रकार से योजना कर रहा हूँ। पहला स्टेप में रफ टर्निंग करना चाह रहा हूँ और दूसरे स्टेप में फिनिश टर्निंग करना चाह रहा हूँ। ओके, मैंने पहला हम रफ टर्निंग कर लेंगे, जॉब के ऊपर 3 स्टेप बनाएंगे, फिर बाद में फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखना है, जब हम पहला स्टेप में रफ टर्निंग करने जा रहे हैं तो रफ हम ऑपरेशंस बनाते हैं। ओके, ये तो हमारा डायमीटर में देखिए 20 mm 30 mm 40 mm और 10 mm 10 mm 10 mm, ये तो फाइनल डायमेंशन है, ये फिनिश्ड कोऑर्डिनेट वैल्यूज है, फिनिश्ड डायमेंशन है। ये वैल्यू हमें कभी मिलेगा जब पूरा फिनिशिंग होने के बाद, ये हमें ये स्थिति में करके देना है। लेकिन मैंने यहाँ पर काम की योजना कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैं काम की योजना कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर योजना कैसे करना चाह रहा हूँ, पहले रफ टर्निंग करना चाह रहा हूँ, बाद में फिनिशिंग करना चाह रहा हूँ। जब हम रफ टर्निंग करना है, बाद में फिनिशिंग करना चाह रहे हैं, तो फिनिशिंग करने के लिए थोड़ा सा मटेरियल बचा के रखते हैं हम लोग, ये सब हमें पता है ना। तो जब हम फिर रफ टर्निंग करके टूल को चेंज करते हैं, फिनिशिंग टूल होल्ड कर लेते हैं, उसको सेटिंग कर लेके फिर जो हम मटेरियल बचा के रखा है, डायमीटर के ओर हो या लेंथ के ओर हो, फिनिशिंग के लिए उस धातु को हमने काटते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कटिंग टूल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोग यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है, देखो दोबारा बता रहा हूँ, रफ टर्निंग टूल लेफ्ट हैंडेड वाला मैं यूज कर रहा हूँ, कार्बाइड टिप्ड वाली। यहाँ पर मैंने लिखा है, एक कोड लिखा है T0606, एक कोड होती है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं चित्र बनना ही बनाया, जैसा यहाँ पर एक शब्द मैं कन्वेंशनल एरिया के बारे में ले रहा हूँ। अगर हमारा साथी कन्वेंशनल एरिया वाले लेथ मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, सपोज आपका वहां पर स्क्वायर टूल पोस्ट है। किस प्रकार की टूल पोस्ट है, स्क्वायर टूल पोस्ट है। स्क्वायर टूल पोस्ट मैंने वहां पर आप
एक साथ में 4 कटिंग टूल्स को होल्ड कर सकते हैं, है ना। ये हमें पता है क्योंकि कन्वेंशन में बहुत दिनों से काम करते आ रहे हैं। जब आपका कन्वेंशन एरिया वाले लेथ मशीन के ऊपर स्क्वायर टूल पोस्ट है तो वहां पर आप कटिंग टूल एक साथ में 4 कटिंग टूल्स को अलग अलग कटिंग टूल्स को होल्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सीएनसी हमारा लेथ मशीन के ऊपर देखिए, जैसा भी हमारा प्रस्तुत में हमारे पास जो सीएनसी लेथ मशीन है उसके ऊपर हम लोग एक साथ में अलग अलग प्रकार के 8 कटिंग टूल का प्रयोग कर सकते हैं। 8 कटिंग टूल को टर्रेटेड के ऊपर हम होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग टर्रेटेड कहते हैं सीएनसी एरिया में, और कन्वेंस एरिया में वहां पर हम टूल पोस्ट कहते हैं। ओके, तो वहां पर जैसा आपका मशीन का स्क्वायर टूल पोस्ट था वहां पर आपने 4 कटिंग टूल्स को होल्ड कर सक रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर 8 कटिंग टूल होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा नंबर से। इसलिए यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने पहला किसको ले रहा हूँ, रफ टर्निंग टूल को लेना चाह रहा हूँ। ये किस में मैंने होल्ड किया है, टी मैंने टूल। देखिए पहला 006, इसका नाम होता है टूल पोस्ट का नंबर है ये। जैसे मैंने बताया था ना, ये हमारा सीएनसी लेथ मशीन के ऊपर है, टर्रेटेड का कैपेसिटी है 8 कटिंग टूल को होल्ड करने का। तो इसका मतलब क्या है, मैंने हमारा मशीन के ऊपर मैंने 8 अलग अलग प्रकार के कटिंग टूल्स को मैंने होल्ड करके रखा है। तो उस 8 में से मेरा रफ टर्निंग टूल लेफ्ट हैंडेड वाली है 6 नंबर में। समझ में आया भैया, T06 में, टी मैंने टूल, पहला 06 मैंने टूल पोस्ट की नंबर। तो इसका मतलब है अभी मेरा मशीन के ऊपर टर्रेटेड में 6 नंबर वाली टूल पोस्ट में हमारा रफ टर्निंग टूल लेफ्ट हैंडेड वाली है। इस प्रकार से हमें समझ में आता है। और दूसरा यहाँ पर फिर नेक्स्ट 06 है, दोबारा 06 आए। तो यहाँ पर क्या है, पहला 06 माने टूल पोस्ट की नंबर, और दूसरी 06 माने टूल डिटेल्स या टूल ऑफसेट वैल्यू या टूल की लेंथ। ओके, सपोज इससे पहले हम एक वो टूल ऑफसेटिंग के बारे में मैंने तुम लोगों को समझा दिया। तो वहां पर हमने कैलकुलेशन किया, तो वहां पर हमें सी चाहिए था, सी हमको पहचान, हम लोग सी को पहचान किया। सी माने टूल की लेंथ माने टूल ज्योमेट्रिकल वैल्यू। वहां पर 81.230 वैल्यू आया था। अभी मैं वो दूसरा फोल्डर में है, अभी मैं दूसरा फोल्डर को खोलना है तो टाइम डिस्टर्बेंस हो जाती है, इसलिए मैं वेरिएबली बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान में रखो। इससे पहले हमने टूल ऑफसेटिंग किया, समझ लो ये लेफ्ट हैंडेड रफ टर्निंग टूल से हमने ऑफसेटिंग किया। तो टूल कहाँ पर है, 6 नंबर वाले टूल पोस्ट में है। तो दूसरी 06 माने टूल ऑफसेट वैल्यूज या टूल ज्योमेट्रिकल वैल्यूज, इस टेबल के अंदर हम डाल के सेव करके रखना है। ओके, तो समझ लो इसका यही टूल्स हमने इससे पहले मैं थियोरेटिकली बनाए थे, टूल ज्योमेट्री बनाए थे, वहां पर आपको वैल्यू आया था 81.230 डायमेट्रिक वैल्यू। तो इसका मतलब है आप अभी समझ लीजिए, अभी मेरा जो 6 नंबर वाली टूल, 6 नंबर टूल पोस्ट मैंने कौन सा होल्ड किया, रफ टर्निंग टूल है 6 नंबर में टूल पोस्ट में। ये 6 नंबर वाली टूल पोस्ट मेरा कटिंग टूल टर्रेटेड का फेस से कटिंग पॉइंट तक 81.230 mm लेंथ पर है। तो ये हमें पता लग रहा है मेरा जितने 8 कटिंग टूल है, एक एक कटिंग टूल मेरे टूल पोस्ट में या टर्रेटेड के फेस में से कितना बाहर है, ये हमें पहचानना पड़ता है। अभी हम एक टूल को टूल ऑफसेट करके दिखा दिया। तो इस प्रकार से सब टूल्स का करना है। तो अभी समझ लो, यहाँ पर जब मैंने दे दिया टी माने टूल की कोड, पहला 06 माने टूल पोस्ट नंबर, दूसरा 06 माने ये टूल की इतिहास, टूल का डिटेल्स, टूल का बैकग्राउंड। तो हम लोग क्या किया, मैंने देखिए T0606 सॉरी T0606 यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए क्लियर, टी माने कटिंग टूल कोड है वो, जो फर्स्ट 06 टूल पोस्ट नंबर, सेकंड 06 माने टूल ज्योमेट्रिकल डिटेल्स टेबल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, हमें ये पता लगता है, सपोज जब मैंने 6 नंबर वाले कटिंग टूल को बुला रहा हूँ काम करते समय, तो वहां पर मैंने ये देना पड़ता है T0606। तो वहां पर सिस्टम क्या करेगा, 6 नंबर वाले टूल पोस्ट को ले आके काम की जगह में रखेगा, और अगला स्टेप में 6 नंबर वाले टेबल में जाके इसका लेंथ कितना है वो पहचान लेगा। इसके साथ में दूसरी टूल है, सेकंड टूल है फिनिश टर्निंग टूल, इसको मैंने क्या किया, 4 नंबर में होल्ड किया। देखिए T0404, टी माने टूल कोड, पहला 04 माने टूल पोस्ट नंबर, और दूसरा 04 माने टूल की
लेंथ जो टेबल में है उस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से हम लोग योजना करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दो हो गया, रॉ मटेरियल को मैंने ले लिया और दो कटिंग टूल को मैंने सेलेक्ट किया। मैंने पहला कटिंग टूल है रफ टर्निंग टूल है, ये मेरा 6 नंबर वाले टूल पोस्ट में है। दूसरा टूल को मैंने ले रहा हूँ फिनिश टर्निंग टूल, ये मैंने 4 नंबर टूल पोस्ट में होल्ड किया। ओके, दोबारा एक बार पुनर्विचार के लिए, जैसे मैंने बताया था अपना हमारा साथी कोई कन्वेंशनल एरिया वाली लेथ मशीन के ऊपर काम कर रहा है, तो उसका टूल पोस्ट स्क्वायर टूल पोस्ट है, तो वो 4 कटिंग टूल होल्ड करके रखा है। पहला स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरा स्थिति, चौथा स्थिति, मैंने 4 जगह में 4 कटिंग टूल होल्ड किया। तो समझ लो हमारा साथी पहला कोई हमारे साथी एक रफ टर्निंग टूल होल्ड किया है, दूसरा पोजीशन में फिनिशिंग टर्निंग टूल, तीसरा में समझ लो ग्रूइंग टूल, चौथा में पार्टिंग टूल होल्ड करके रखा है हमारा कोई साथी। जैसे वहां पर आपने 4 कटिंग टूल को होल्ड किया, रफ टर्निंग टूल, फिनिश टर्निंग टूल, ग्रूइंग टूल और पार्टिंग टूल। ओके, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर जो हमारा 8 कटिंग टूल है, 8 कटिंग टूल को भी मैंने अलग अलग प्रकार की जगह में होल्ड किया, इसलिए यहाँ पर मिले रफ टर्निंग टूल मेरा 6 नंबर वाली टूल पोस्ट में है, फिनिश टर्निंग टूल 4 नंबर वाली टूल पोस्ट में है। जैसे आपने कन्वेंशनल में काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको जो टूल चाहिए वहां पर आप मशीन को रोक के तो अपना आपको क्रॉस के थोड़ा पीछे लेके आप टूल पोस्ट को लूज करके स्थिति बदल देते हैं, यानी आप आपका टूल पोस्ट को घुमा के जो कटिंग टूल चाहिए आप पोजीशन में रखते हैं। अगर आपका रफ टर्निंग हो गया, फिनिशिंग हो रहा है, तो फिनिशिंग रफ टर्न टूल को थोड़ा सा वापस लेके स्थिति चेंज करके फिनिशिंग टूल रखते हैं। फिनिशिंग हो गई, ग्रू करना है, ग्रू रखते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर हम कन्वेंशनल एरिया में क्या होता है, हम भौतिक रूप से आंखों से देखते हैं, हाथों से काम करते हैं। मैं ध्यान से समझने के लिए कोशिश करो। कन्वेंशनल एरिया में हर बार यही होता है। कन्वेंशनल एरिया में क्या होता है, हम आंखों से देखते रहता है काम किस प्रकार से हो रहा है, हमारा कटिंग टूल किस दिशा में चल रहा है या डायमीटर में, तो वहां पर आप आंखों से देखते हैं और हाथों से काम करते हैं। हाथ से टूल को चलाते हैं, आंखों से देखते देखते अपने डायरेक्शन लेते हैं, अपने स्टेप ले लेते हैं। लेकिन सीएनसी एरिया में कभी भी हम हाथ नहीं डालते हैं, तो हर बार सिस्टम को हम लोग समझाना पड़ता है। यहाँ पर एक शब्द मैं तुम लोगों को ध्यान में लाना चाह रहा हूँ। जैसा मैं अभी बताया था, रफ टर्निंग हो गई, मैंने टूल को बदल दिया स्क्वायर टूल पोस्ट में, रफ टर्निंग हो गई, फिनिशिंग टूल को स्थिति में ले लिया, फिनिशिंग हो गई, मैं ग्रू करना चाहता था, ग्रूइंग टूल को मैंने पोजीशन में ले लिया, फिर मेरा ग्रूइंग हो गए, फिर मैंने पार्टिंग करना चाह रहा हूँ जॉब को, फिर मैं पार्टिंग टूल को चौथा स्थिति को घुमा के मैं फिर होल्ड करूंगा, फिर टाइट करके मशीन चालू करके हमने पार्टिंग कर देता है। मैंने यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वेंशनल में हर समय में आपने मैनुअली काम कर रहे हैं, तो आंखों से देख के टूल का भौतिक स्थिति कहाँ पर है, कौन सा स्टेज में पहचान रहा है, आप टूल पोस्ट को लूज किया, हाथ से टूल को स्थिति में लेके आपने टाइट कर दिया। मतलब देखने वाला आप ही है, देखभाल करने वाला और डिसीजन लेने वाला भी आप ही है और काम करने वाला भी आप ही है। लेकिन सीएनसी एरिया में पूरा काम करने का स्थिति, काम करने का प्रोसीजर को हमने सिस्टम को समझा देता है, वहां पर पूरा सिस्टम ही करना पड़ता है। इसलिए हम लोग हर काम के लिए हर जगह कुछ ना कुछ कोड रहेगी या कुछ ना कुछ निशानी रहेगी। ओके, इस प्रकार से हम कार्य करते हैं। तो आगे चलिए। तो रॉ मटेरियल का सिलेक्शन हो गया, कटिंग टूल्स का सिलेक्शन हो गया, उसके साथ में मैंने स्पिंडल स्पीड सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ। ओके, तो कन्वेंशनल एरिया में भी हम लोग स्पिंडल स्पीड सेलेक्ट करते हैं, नहीं तो हम लोग गियर कैलकुलेशन कर लेते हैं, हमारे जाब की डायमीटर है कितनी है, किस प्रकार के धातु है, या हमारा कटिंग टूल किस प्रकार के धातु है, हम कितना डेप्थ देना चाह रहे हैं या कितना फीड से चलाना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो थियोरेटिकल कैलकुलेशन के अनुसार हम वहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन नहीं तो हम लोग गियर मैकेनिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी है, बहुत सारे बार हमने काम किया, तो वहाँ पर हम अंदाजे से भी हम स्पीड सेलेक्ट कर लेके और स्पिंडल को चलाते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पर देखिए मैं स्पिंडल स्पीड कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर भी कैलकुलेशन करना जरूरी है भैया, थियोरेटिकल कंडीशन के साथ में, किसी को डाउट आएगा तो यहाँ पर। लेकिन मैंने देखो जब मैं तो योजना किया था, ये जो आपको मैंने 2 स्टेज में पूरा करना चाह रहा हूँ, पहले रफ टर्निंग करना चाह रहा हूँ, बाद में फिनिशिंग करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए रफ टर्निंग के लिए मैंने 1000 RPM लिया और फिनिशिंग टर्निंग करने के लिए मैं 12000 RPM ले रहा हूँ। ये तो एग्जाम्पल के लिए लिया भैया, कोई चैलेंज नहीं करना, क्योंकि वहां पर हमारा जाब की रॉ मटेरियल की साइज है 50 mm और पहला स्टेप है 40 mm, दूसरी स्टेप है 30 mm और तीसरा स्टेप है 20 mm। तो स्टेप के अनुसार हम स्पीड चेंज करना है, तो कैलकुलेशन करना जरूरी है। लेकिन मैंने यहाँ ये थियोरेटिकल डिस्कशन है, इसलिए मैंने एक अंदाजा सा वैल्यू डाल दिया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डाल दिया। रफ टर्निंग के लिए मैंने एस, यहाँ पर समझ लीजिए एस मैंने स्पिंडल स्पीड कोड है, ये S1000
1 0 0 0 माने 1000 हो गया। आरपीएम, आरपीएम मैंने क्या है पता है आप सब लोगों को, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो मैं जब रफ टर्निंग करते समय हमारा स्पिंडल को मैंने जॉब को मैं 1000 आरपीएम से चलाना चाह रहा हूँ, जो फिनिशिंग करते समय मैं 1200 आरपीएम से चलाना चाह रहा हूँ। ये तो मैं अंदाजा वैल्यू डाल दिया अपने मर्जी से, अपने तरफ से, लेकिन मैंने किसी कैलकुलेशन किया नहीं, लेकिन हम थियोरेटिकली कैलकुलेशन करके आरपीएम डालना जरूरी है। ओके, तो अगला पाठ्यांशों में आगे आगे हम जब डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे या प्रोग्राम करके दिखाएंगे उस टाइम में हम कुछ कैलकुलेशन करके ही डालेंगे। इसके साथ में फीड सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम फीड के ऊपर भी ध्यान देखना पड़ता है। देखिए फीड रफ टर्निंग करते समय मैं 0.3 mm पर रेवोल्यूशन लेना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। रफ टर्निंग करते समय फीड 0.3 mm पर रेवोल्यूशन। ओके, फिनिशिंग करते समय 0.1 mm पर रेवोल्यूशन लेना चाह रहा हूँ। कन्वेंशनल एरिया में भी हम लोग ये देखते हैं, सावधानी से देखते हैं फीड कितना डालना है, कितना फीड से चलाएंगे। इससे हटके हम ज्यादा आगे पीछे करेंगे तो सरफेस फिनिशिंग चेंज हो जाएगी। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, मैं यहाँ पर फिनिशिंग अलाउंसेस भी मैं ध्यान में रखना चाह रहा हूँ। ये तो मैंने पहले ही बताए थे, जब हम कन्वेंशनल एरिया में भी योजना करते हैं, सपोज आपने पहले रफ टर्निंग कर लिए, बाद में फिनिशिंग करना चाह रहे हैं, तो फिनिशिंग करने के लिए आप हर डायमीटर में, हर लेंथ में थोड़ा सा मटेरियल बचा के रखते हैं, है ना। बचा के रखने से हम फिनिशिंग कर सकता है, तो नहीं तो फिनिशिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसलिए मैंने 5 minutes more. यस सर, आई एम गेटिंग। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे फिनिशिंग अलाउंस। फिनिशिंग अलाउंस देखना चाह रहा हूँ मैं ऑन ओडी। ओडी मैंने आउटर डायमीटर, समय सारणी के कम होने से मैं थोड़ा सा तेजी से चलाना चाह रहा हूँ। देखिए फिनिशिंग अलाउंसेस ऑन आउटर डायमीटर 0.5 mm। मैं फिनिशिंग के लिए हर डायमीटर में 0.5 mm रखना चाह रहा हूँ। ऑन फेस मैंने लेंथ में 0.5 mm, मैंने डायमीटर में 0.5 mm और लेंथ में 0.5 mm मैं आगे रखना चाह रहा हूँ। यहाँ से आप देखिए 4-5 पॉइंट्स हैं, 4-5 कोड्स है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम जब हम अगला पाठ्यांश में हम सीएनसी प्रोग्राम लिखेंगे, मैंने हम प्रोग्राम लिखने जाएंगे, वहां पर ये सब पहले तुम लोगों का ध्यान में रहना पड़ता है, इसलिए मैंने दिखाया। देखिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल अवेयरनेस के लिए मैं समझा रहा हूँ। ओ ये क्या है, अल्फाबेटिकल ओ का निशानी क्या होता है, अल्फाबेटिकल कैपिटल ओ माने क्या होता है, प्रोग्राम नंबर, जैसा मैंने यहाँ पर बताया था ना। देखिए एस माने स्पिंडल स्पीड, एफ माने फीड। ओके, यहाँ पर ओ माने प्रोग्राम नंबर। जैसे हम लोग कन्वेंशनल एरिया में मेरे एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3, इस प्रकार से हम नंबर देते जाता है। यहाँ पर प्रोग्राम नंबर 1, प्रोग्राम नंबर 2 लिखने के लिए यहाँ पर प्रोग्राम नंबर बोल के हम नहीं डालते हैं। जैसे कन्वेंशनल में आपने डाला है एक्सरसाइज नंबर नाम दे रहे हैं, यहाँ पर भी हम प्रोग्राम नंबर 1 2 3 4 5 नंबर देना पड़ता है ना। तो प्रोग्राम नंबर बोल के लिखने से बजाय हम लोग क्या डालते हैं, ओ डालते हैं, कैपिटल ओ लिखते हैं। तो कैपिटल ओ लिखने से सिस्टम पहचान लेते हैं, मशीन सीएनसी सिस्टम समझ, कंप्यूटर सिस्टम समझ लेता है। ओ माने प्रोग्राम नंबर। इसके साथ में देखिए आगे एन, कैपिटल एन माने सीरियल नंबर इन द प्रोग्राम। जैसे आपने कन्वेंशनल में प्रोसीजर लिखते हैं, प्रोसीजर लिखते समय एक पहला पॉइंट, एक नंबर 2 3 4 5 6 7 ऐसा 15-20 पॉइंट्स लिखते हैं आप लोग, है ना, पॉइंट्स के रूप में। वहां पर एक पहला पॉइंट, दूसरे पॉइंट, जो नंबर दे रहे हैं ना उसे कहते हैं सीरियल नंबर इन द प्रोग्राम। यहाँ पर भी हम लोग 1 2 3 4 सीरियल नंबर बोल नहीं लिखते हैं, एन बोल के लिखता है। एन बने सीरियल नंबर इन द प्रोग्राम, सिस्टम समझ लेते हैं। आगे चलिए पी, कैपिटल पी माने वर्क बिगिनिंग पॉइंट, पी माने वर्क बिगिनिंग पॉइंट इन द सीरियल नंबर इन द प्रोग्राम। मतलब पी माने काम कहाँ से शुरू हो रहा है। क्यू माने वर्क एंड पॉइंट इन द एंड पॉइंट सीरियल नंबर इन द प्रोग्राम। पी एंड क्यू आप लोगों को मैं अगला पाठ्यांश में जब मैं प्रोग्राम आपको लिख के बताऊंगा, समझाऊंगा वहां पर के है। जैसे सेमीकोलन, ये एक सिंबल है, सेमीकोलन का सिंबल है, इट्स ए सिंबल ऑफ सेमीकोलन। तो यहाँ पर हमारा सीएनसी एरिया में ये सेमीकोलन का मीनिंग क्या होता है। हियर सेमीकोलन मींस एंड ऑफ द स्टेप, इट्स कॉल्ड एज ए एंड ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पर एक शब्द बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, जैसा आपने समझ लो कन्वेंशनल एरिया में आपने प्रोसीजर लिख रहा है। सपोज मैं एक नंबर पहला पॉइंट, कुछ हम पॉइंट लिखते हैं, मैंने वहां पर आप पूरा एक वाक्य लिख के बिंदी लगाते हैं, है ना। प्रोसीजर कैसे लिखते हैं हम लोग, वाक्यों के रूप में लिखते हैं। एक वाक्य लिखते हैं हम लोग, वहां पर बिंदी लगते हैं, बिंदी माने फुल स्टॉप डालते हैं। जब आप एक वाक्य लिखे फुल स्टॉप डालें
फुल स्टॉप डालने से पता लगता है ये आप वहां पर आपका एक वाक्य पूरा हो गया, एक सेंटेंस पूरी हुई। अगर आपने बिंदी नहीं डाले तो वहां पर ये पता लगता है आपका एक सेंटेंस या एक आपका पूरा वाक्य पूरा नहीं हुआ। जैसा आपने कन्वेंस एरिया में बिंदी डालता है प्रोसेस लिखने के लिए, यहाँ पर हम लोग सीएनसी एरिया में फानुक कंट्रोल सिस्टम के अनुसार, जो फानुक कंट्रोल सिस्टम है फानुक सॉफ्टवेयर के अनुसार यहाँ पर हम लोग सेमीकोलन का निशान डालते हैं। यहाँ पर मैंने कहीं ना कहीं 4-5 कोड डाल के आखिरी में एक सेमीकोलन डाल दिया। इसको सीएनसी एरिया में हम लोग कहते हैं 1 स्टेप या 1 ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पर 1 ब्लॉक मैंने एक स्टेप। ओके, हियर सेमीकोलन मींस एंड ऑफ द स्टेप, इट इज कॉल्ड एज ए 1 ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक माने एक स्टेप, समझ लो। अगला पाठ्यांश में विस्तार पूर्वक तुम लोग समझाऊंगा। ब्लॉक मींस एंड ऑफ द स्टेप। ओके, नोट हियर वी आर प्लान टू राइट द प्रोग्राम ऑफ फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम। फानुक एक सीएनसी सॉफ्टवेयर का नाम है, ये जापान वाले बनाया। मैं आपको अगला पाठ्यांश में विस्तार पूर्वक से समझा दूंगा। ओके, समय सारणी के कम रहने से मैं ये पाठ्यांश को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। कल 11 बजे मेरा फिर पाठ्यांश है। कल हम लोग सीएनसी एरिया में किस प्रकार से प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, अभी तक आप लोगों को मैंने देखिए आज जितने भी हमने पाठ्यांश पढ़े उसमें कंपोनेंट के डिजाइन भी आ गई। ओके, कंपोनेंट के डिजाइन आ गया और उसके साथ में हम लोग डायमेंशन जांच किया है। ओके, कंपोनेंट के डिजाइन हो गया, बैलेंसिंग किया हम लोग। देखिए कंपोनेंट डिजाइन हो गया, डिजाइन के बारे में हो गई, और हम लोग डायमेंशन पहचान लिए। ओके, और काम के बारे में योजना भी किया है। ओके, तो 3 स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ पार्ट प्रोग्राम, इसे कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ पार्ट प्रोग्राम। यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ पार्ट प्रोग्राम माने प्रोग्राम लिखना है। कन्वेंशन में हम लोग प्रोसीजर बनाते हैं या प्रोसीजर को लिखते हैं। तो इसके साथ में मैं ये पाठ्यांश को मैं यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। कल हमारा 11 बजे पाठ्यांश रहेगी, उसमें हम ये पाठ्यांश के बारे में पहचान ले लेंगे, प्रोग्राम किस प्रकार से लिखना है, सीएनसी एरिया में हम लोग किस प्रकार से प्रोग्राम लिखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। Thank you very much for your precious time. I am ending this. थैंक यू सर।